प्रोसीड करना है। हम लोग का सिलेबस तुम लोग को पता है कि कॉमर्स में एक प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा। स्कूल तो अभी खुला नहीं है, पता नहीं स्कूल में कुछ खुद में खुद अनाउंस कर देगा। मेरे को तुम लोग का ऑडियो का जरूरत नहीं है, ठीक है? तो म्यूट कर दे रहे एक बार, जब जरूरत होगा तुम लोग से बात कर लेंगे हमको। तो स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा 20 मार्क्स का, तो पेपर 20 मार्क्स का उसी से कंसर्न रहता है, ठीक है? वो स्कूल वाला देगा, वो उसका भी डिसाइड नहीं कर रहे। बचा पेपर 80 मार्क्स का। तुम लोग 11 में एक बार बेसिक आइडिया ले चुका है बोर्ड्स एग्जाम कैसे प्रोसीड करना है। तो बोर्ड्स एग्जाम जैसा कैसा पेपर आएगा, पूरा सिलेबस कवर्ड रहता है, तो उसमें वैसे ही प्रोसीड करना है। तो 80 मार्क्स का जो पेपर आएगा उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो कॉमर्स का पेपर है, कॉमर्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी सिर्फ, सीबीएसई पेपर के बारे में बात नहीं करें। कॉन्सेप्ट वो रहेगा, युक्ति तुम वैसे अपने आप को कोऑर्डिनेट करके एडजस्ट कर लेना। तो उसमें 3 आवर्स का पेपर 80 मार्क्स का, जिसमें 20 मार्क्स का रहता है कंपलसरी एम शॉर्ट क्वेश्चंस, मतलब 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिख के आंसर टू द पॉइंट, काम चल जाए। और बाकी लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, बोलने का लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें भी इतना सब डिवीजन रहता है कि उसमें भी पार्ट किया हुआ है। हम लोग को कैसे पता चलेगा एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है? कॉमर्स का जो स्टार्टिंग का 4 वीडियो डाले हैं उसमें सब कुछ दिया हुआ है। बार बार एक ही कॉमन चीज डिस्कस नहीं कर सकते कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, एग्जाम में कैसा रहता है, और बाकी सारा हेल्प करा देंगे एग्जाम के टाइम, शॉर्ट में रिवीजन सब कुछ। जिस्ट में भी चैप्टर पढ़ा हुआ है। अंशिता, बाहर में कोई है? ठीक है, सर सब्जी वो जा रहा है। लैपटॉप में वो कनेक्ट करना है, उसके लिए 1 मिनट। ठीक है, देखो हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 2 में पढ़ना क्या है, मेरे साथ हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ताकि तुम लोग उस सब चीज को समझ सको। लिखने का टाइम दे देंगे तब लिखना, अभी एक बार सुन लो। तुम लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा कंप्यूटर का। चैप्टर 2 आईएससी वालों का जो सिलेबस में कंटेंट्स है क्या। तो आईएससी में चैप्टर 2 का नाम है फाइनेंसिंग कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग, और जितना सिलेबस में है उतना ही रेलेवेंट पढ़ेंगे और वही सब चीज को कवर करेंगे। तो वहां तुम लोग सिलेबस देख रहा होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस, ठीक है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फर्म्स, मीनिंग फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है? फिक्स्ड कैपिटल मीनिंग, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल में ये सब चीजें, और कंपैरिजन बिटवीन फिक्स्ड एंड वर्किंग। हम लोग को इतना ही पढ़ना है जो चैप्टर 2 के लिए रेलेवेंट है। चैप्टर 2 अप्रॉक्स 6 to 8 मार्क्स का एग्जाम के पेपर में दिखता है, ठीक है? भैया कैसे स्टार्ट करें, क्या है इसमें? अब ध्यान से सुनो, कोई भी चैप्टर को पढ़ने के लिए ना इंटरेस्ट आना पड़ता है कि उसमें पूरा सब्जेक्ट टॉपिक में पूरा कवरेज क्या है। अब हर बोर्ड्स अलग अलग नाम दे देता है लेकिन कवरेज वैसा ही रहता है। तो भैया क्या कवरेज है इसमें? अब फाइनेंसिंग में क्या कवरेज और क्या पढ़ना है? देखो फाइनेंस जो होता है ना, एक कंपनी में तुम लोग सुनता होगा एमबीए पढ़ के लोग गया है। तो एमबीए में भी बहुत कैटेगरी होता है। एमबीए इन फाइनेंस होता है, एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स होता है, एमबीए इन मार्केटिंग होता है। हाँ भैया पता है। तो जो मास्टर्स डिग्री पढ़ने के बाद एमबीए इन फाइनेंस वाले होते हैं ना, उनका क्या काम है गोल समझना। इन लोग को कंपनी का जो फाइनेंस मैनेजर बनाते हैं, इन लोग को बोलते हैं कि भैया पैसा का क्या रिक्वायरमेंट है, नहीं रिक्वायरमेंट तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम बताओ। तो जो आदमी अपॉइंट होता है वो बोलता है कि ठीक है हम पूरा पता करके बताते हैं। सपोज अगर तुम आज अपना घर चला रहा होता तो तुमको पूछा जाता कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या, प्लानिंग क्या, 3 महीना का बताओ। तो यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ योर होम, तो तुमको ये सब चीज डिसाइड करना है। तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें क्या कवरेज है कि अगर तुम फाइनेंस को डील कर रहा है या फाइनेंशियल टीम से डील कर रहा है, तो तुमको पता होना चाहिए कि कितना पैसा का रिक्वायरमेंट है। अब तुम बिजनेस में, तो बिजनेस में पैसा का इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, पहला टॉपिक का ये कवरेज रहता है। तो बोला इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस, तुम लोग को पता ही है बिजनेस के लिए फाइनेंस बहुत जरूरी है। अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें मारुति का, माने मारुति हुआ, हुंडई हुआ, टोयोटा, इन लोग बोला मेरा गाड़ी एक भी सेल नहीं हुआ लास्ट 50 डेज से, 40-45 डेज से एक भी कार सेल नहीं हो पा रहा है। बाइक वाला बोल रहा है मेरा बाइक नहीं सेल हो रहा है। तो भैया आप तो अपना बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग भी कुछ दिन रोके, बोला हाँ रोके, लेकिन लेबर पेमेंट देना पड़ रहा है, कुछ शॉक्स है बिजनेस के लिए, सब शॉक्स है। डिप्रेशन पीरियड समझ लो, ठीक है, रिसेशन समझ लो। तो अब इससे ओवरकम कैसे करेंगे? क्या बिजनेस में ये कभी नहीं आता? हाँ हमेशा आता है, लेकिन एक साथ सब बिजनेस पे नहीं आता। अभी जो आया वो सबके सब पास एक साथ आया। ऐसे जनरली ऊपर नीचे बिजनेस में लाइफ साइकिल में चलता रहता है। तो बोला आपके लिए फाइनेंस इंपॉर्टेंट इसलिए कि उस वक्त आप क्या करेंगे ये सोच के रखिए।
अगर कोई आज घर वाला बोलता है कि अरे मेरे पास 2 महीना ना इतना कमाया हुआ नहीं है, अगर कोई रेगुलर कमा रहा है और हर महीना कुछ ना कुछ सेविंग करता है, कोई भी घर वाला, चाहे हम लोग हो या कोई भी हो, जितने जन अभी हम लोग के साथ प्रेज़ेंट है, तो उन लोग कोई नहीं बोल सकता कि हम लोग का 2 महीना का इतना इनकम नहीं किया हुआ है कि 2 महीना घर का नीड पूरा हो सके। ग्रीड नहीं, नीड पूरा हो सके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, गैस का, अगर भाड़े का घर है तो रेंट और राशन का सामान आ सके। इतना पूरा होना चाहिए कि तुम लाइफ में कमाया कितना। अगर तुम 5 साल से लास्ट काम कर रहा है, तुम्हारे घर में कोई काम कर रहा है, तो इतना बेसिक नीड पूरा हो जाना चाहिए कि खाने-पीने का कमी नहीं होना चाहिए 2-3 महीना। उसके बाद हो सकता है प्रॉब्लम आए, लेकिन 2-3 महीना सर्वाइवल स्ट्रैटेजी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि तुमको पता है कि फाइनेंस कितना इम्पोर्टेंट है। अब फाइनेंस बिज़नेस के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ भैया, इम्पोर्टेंट तो है, ठीक है? दूसरा बोल रहा है कि फाइनेंस लाए कहाँ से, सोर्स कहाँ से होगा? तो बोला बिज़नेस का फाइनेंस बहुत सोर्स से आ सकता है। पैसा कहाँ से आता है? आज हमको पैसा का ज़रूरत, अगर हम कोई बिज़नेस चला रहे हैं तो कहाँ से मेरे को ये सोर्स आएगा? हम बिज़नेस का फाइनेंस अगर चला रहे हैं तो मेरे को सोर्स कहाँ से आएगा? तो बोला आपका सोर्स कहाँ फाइनेंस का? हम बोले देखो, हम बैंक से लोन ले लेते हैं, ठीक है? और भैया आपका कहाँ से सोर्स? आप एक सोल प्रोप्राइटर हैं, हाँ, हम एक सिंगल आदमी बिज़नेस चलाने वाले, बैंक से फाइनेंस, मेरा को रेंट लग रहा है, हाँ, मेरा मंथली रेंट लग रहा है सेंटर में। तो आप ये कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो 2-3 महीने का सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज़ है मेरे पास, उसके बाद क्या करना है? तो हम फाइनेंस का, आप कहाँ-कहाँ से फाइनेंस लेते हैं? अगर आपको ज़रूरत, दोस्त लोग से उधार ले लेते हैं? हाँ। रिलेटिव से ले लेते हैं? हाँ। आप बैंक से लोन ले सकते हैं? हाँ, कुछ लिमिट तक मेरे को भी लोन मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, उससे मिल जाएगा। कुछ सेविंग्स रख के रखे, तो व्हाट आर द सोर्सेज़ ऑफ फाइनेंस फॉर अ सोल प्रोप्राइटर? ये सब है। कंपनी के लिए सोर्स क्या है? वैसे करके अलग-अलग है, तो हम लोग ये सोर्स पढ़ेंगे। फिर लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ता है। व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग? आज आज मान लो आदित्य है, वो फिर फर्दर स्टडीज़ करेगा, एमबीए पढ़ेगा, ये सब चीज़ ग्रेजुएशन पढ़ेगा। तो उसके पेरेंट्स ना फाइनेंशियल प्लानिंग करके रखे कि ये देखो 4 लाख रुपए इसके लिए रखे हैं, ठीक है? ये इसका फर्दर स्टडीज़ के लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। तो ये बिज़नेस वाला लोग भी फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। फिर फाइनेंस ना 2 तरह का कैपिटल के लिए ज़रूरत पड़ता है। तुम लोग एक बेसिक चीज़ सुन लो, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो नॉर्मल चीज़ होता है, ठीक है? पार्टनरशिप बिज़नेस में भी पैसा यही सब सोर्स से आता है। ठीक है? जो-जो नया-नया सोर्स आएगा, तुम लोग को मेरा लाइन जो हम नीचे लिखे हुए नोट्स में, वो हो सकता है पूरा बुक टू बुक नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ईज़ी वर्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है? तो तुम लोग कोशिश करना उस हिसाब से एब्ज़ॉर्ब करने का। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो अब कंपनी जो होता है ना, मेनली कंपनीज़ वगैरह जो होती है, वो कहाँ से पैसा लाती है? तो कंपनी भैया पैसा कहाँ से पैसा कहाँ से लाती है, आप बताइए ना? कंपनी का इक्विटी शेयर्स इश्यू होता है। ध्यान से एक-एक बात समझने की कोशिश करो। तुम लोग थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन फिर भी इन डिटेल नहीं पता रहता है, क्योंकि चैप्टर 3 में इसके बारे में दिया हुआ है। तो कंपनी क्या करती है, लोगों को ऑफर देती है कि हम ये शेयर बेच रहे हैं, ठीक है? ये खरीदो और बदले में मेरे को पैसा दे दो। शेयर खरीदो, बदले में मेरे को पैसा दे दो। ये पैसा कंपनी बहुत लोगों से लेती है। 10-10 रुपए करके मेरा शेयर्स है। हम बहुत जन को बेचे, सब मेरे को पैसा दिया, हम कंपनी, हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? एज़्यूम मी एज़ अ कंपनी, हम कलेक्ट किए, मेरे पास बहुत सारा फंड हो गया। मेरे पास बहुत सारा फंड हो गया। अब इस फंड को हम क्या कर रहे हैं, ये फंड को हम जमा किए। ये जमा करके अब हम बिज़नेस में, थोड़ा बहुत तो खुद का था क्योंकि हम प्रमोटर है कंपनी के। प्रमोटर मतलब जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कुछ फंड था, आइडियाज़ था, सब कुछ था, लेकिन बड़ा लेवल पे चलाने के लिए मेरे को पब्लिक का फंड चाहिए था। तो हम पब्लिक कंपनी खोले थे। फंड आया, तो इसको क्या बोलते हैं, इस सब से फंड जो होता है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को क्या टेंशन नहीं है मेरे को कि अगर भैया कंपनी कमाएगा तो हम तुमको डिविडेंड बाँटेंगे, प्रॉफिट नहीं बाँटेंगे। प्रॉफिट का नया नाम क्या हो जाता है यहाँ पर, जो शेयर होल्डर को बाँटते हैं, डिविडेंड बाँटेंगे। अगर हम अर्न करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, हम लोग जो अर्न करेंगे, कंपनी तुम्हारा पैसा ली है, उससे बिज़नेस इन्वेस्ट करके उससे रिटर्न भी तो कमाएगी, इन्वेस्ट करी तो कमाने के लिए ना। पैसा जो आएगा उससे तुम लोग को हम क्या करेंगे, डिविडेंड बाँटेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर वालों को क्या मिलता है, डिविडेंड। अगर मेरे कंपनी का तुम लोग शेयर खरीदा, तुम लोग को डिविडेंड, रिलायंस का शेयर खरीदा, डिविडेंड मिलेगा, इन्फोसिस का शेयर खरीदा, डिविडेंड मिलेगा। ठीक है भैया, एक तो समझ में आ गया, कंपनी कंपनी अगर हम लोग हैं, हम लोग को पढ़ना कैसे है, एक अगर हमको फाइनेंस कहाँ से उठाना है ये, तो एक पहला सोर्स तो समझ में आ गया, इक्विटी शेयर। दूसरा प्रेफ़रेंस शेयर्स। नाम ही क्या है, प्रेफ़रेंस, मतलब कुछ ना कुछ प्रेफ़रेंस मिलेगा इनको। क्या प्रेफ़रेंस मिलता है भैया इसको? अगर कंपनी डिविडेंड बाँटेगी, शेयर्स ही तो है, प्रेफ़रेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। प्रेफ़रेंस में क्या प्रेफ़रेंस मिलता है भैया? अगर कंपनी डिविडेंड बाँटेगी तो इनको पहले डिविडेंड मिलेगा, ये प्रेफ़रेंस है। ओह! भैया समझ में आ गया। राशन कार्ड में येलो कार्ड, अगर बिलो पॉवर्टी लाइन वाला बीपीएल कार्ड है, तो उन लोग को राशन थोड़ा सस्ता रेट में मिलेगा और अबव पॉवर्टी लाइन वालों को कम में मिलेगा। जैसे वैसे ही होता है क्या? हाँ। क्या आ रहा है? नेटवर्क इश्यूज़ होगा, अगर सबको कट के आ रहा है तो बोल देना।
ठीक है, धीरे धीरे हाँ एडजस्ट हो कट जाएगा। कट क्या रहा है। नहीं होगा यूट्यूब में अपलोड करके लिंक भेज देंगे, एक बार कोशिश करो अडेप्ट करने का। अब भी आ रहा है कट के? ठीक है सर, अभी अभी सही आ रहा है। ठीक है, सुनो। अब क्या है ना, अब क्या है, तो हम बोले कि फाइनेंस कहाँ से आएगा, तो बोला इक्विटी शेयर से। हम कंपनी है, हम पैसा उठा रहे इक्विटी शेयर से। अडेप्ट कोशिश करो सुनने का। तुम्हारा चेहरा दिखता रहेगा तो तुमको सोने वोने का मन नहीं करेगा, ठीक है। और अगर नहीं एक्टिव रहेगा तो तुमको लगेगा थोड़ा सो जाते हैं, देख लेते हैं, हाँ, ठीक है सुन रहे हैं, हम अब हम ऐसे पढ़ेंगे इक्विटी, तो तुम लोग को ही ध्यान नहीं लगेगा पढ़ने में। तो एक्टिव रहो थोड़ा, ठीक है। रेडी? ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स वालों, भैया आप चैप्टर 3 का अभी क्यों बता दे रहे? अरे आइडिया ले लो, काम तो आएगा ही। तो प्रेफ़रेंस वालों को 2 ही चीज़ का प्रेफ़रेंस मिलता है, ठीक है? प्रेफ़रेंस वालों को 2 ही चीज़ का प्रेफ़रेंस मिलता है। भैया क्या-क्या प्रेफ़रेंस मिलता है प्रेफ़रेंस वालों को? पहला, अगर कंपनी डिविडेंड बाँटेगी, तो 2 तरह का लोग हैं, देखो हम तुमको दिखाते हैं। एक है इक्विटी शेयर वाला लोग और ये मान लो प्रेफ़रेंस वाला। तो अगर दोनों शेयर्स, मेरे कंपनी का शेयर्स खरीदा इन लोग दोनों मिलके, इन लोग दोनों मेरे कंपनी का शेयर्स खरीदा, मेरे को पैसा दिया, हम इन लोग को क्या दिए, एक को दिए इक्विटी शेयर, एक को क्या दिए थे, प्रेफरेंस शेयर। मेरा कमाई आया, अब हम बांटने जा रहे हैं, ये लो जो कमाए हैं, तो बोला अब किसको पहले बांटेंगे, किसको पहले बांटेंगे, प्रेफरेंस को पहले बांटेंगे। तो इनको ये प्रेफरेंस मिलता है, और इक्विटी वाला को इनको दे देंगे, उसके बाद उनको देंगे। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है? अकाउंट्स में भी एक चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, तो उसमें भी और डेप्थ में पढ़ेगा तुम लोग। तो इक्विटी शेयर्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, ये तो समझ। प्रेफरेंस को और क्या प्रेफरेंस है भैया? एक प्रेफरेंस तो समझ में आया कि डिविडेंड अगर कंपनी बांटती है तो उनको पहले मिलता है। दूसरा प्रेफरेंस क्या है? दूसरा प्रेफरेंस ये होता है, अगर तुम कंपनी का, मेरे कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा है, ये प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा है, अगर कंपनी डूब जाती है, अगर कंपनी बंद हो जाती है, तो तुम लोग का कैपिटल जो पैसा लगाया कंपनी में, वो पहले तुम लोग को रिटर्न होगा, अगर फिर बचेगा तो इक्विटी वाले को मिलेगा। तो क्या-क्या प्रेफ़रेंस है? डिविडेंड अगर कंपनी देती है तो प्रेफ़रेंस वालों को पहले दोगी और इक्विटी वालों को बाद में देगी। तो कंपनी यहाँ से फाइनेंस उठा सकता है 2 जगह से, इक्विटी प्रेफ़रेंस। तीसरा चीज़ होता है डिबेंचर। भैया बताइए ना क्या होता है डिबेंचर? कंपनी बोला देखो मेरे को ना लोन का ज़रूरत है। तो ये तुम लोग पब्लिक बोला हम लोग लोन थोड़ी ना दे सकते, हम लोग बैंक थोड़ी ना, बैंक जाइए। तो बोला नहीं-नहीं हम लोग ना एक कागज़ बेच रहे हैं, उस कागज़ का नाम है डिबेंचर। कंपनी कमाए चाहे नहीं कमाए, इंटरेस्ट आपको देगी। और फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी। कंपनी कमाए चाहे नहीं कमाए, आप लोग को फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी। प्लीज़ मेरा कंपनी का डिबेंचर खरीद लीजिए, ठीक है? आदित्य आया बोला मेरे को 5 पीस दे दीजिए। हम बोले ₹100 करके, ₹500 का लेके गया, 10% इंटरेस्ट का। अब कंपनी नहीं भी कमाया तो उसको साल का ₹10 एक पे मिलेगा। तो वो तो 5 लेके गया, उसको ₹50 दे देंगे। क्या दे रहे हो उसको? इंटरेस्ट दे रहे हैं। इक्विटी वालों को क्या दे रहे हैं? डिविडेंड दे रहे हैं। तो कंपनी डिबेंचर से भी पैसा उठा सकती है, हाँ। बैंक से उठा सकती है, हाँ। एक होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एक बैंक होता है, वर्ड सुना होगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बना है। ध्यान से एक बात सुनना। आईसीआईसीआई बैंक, इसका मतलब क्या होता है भैया? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? ये आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म है। ये कहाँ किस लिए बना है? आईएफडीआई, आईएफबीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल बोर्ड ऑफ इंडिया, इस टाइप का कुछ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया बनता है। ये सब बैंक का नाम ही क्या है? ऐसा नाम ही है कि ये समझ में आना चाहिए तुम लोग को, ये जो नाम ही है, ये इंडस्ट्री को ग्रो कराने के लिए सब बैंक खुला है। ये सब इंडस्ट्री को खुलाने के लिए बैंक खुला है। अब ये तो समझ में आ रहा है, नाम ही है बैंक। एचडीएफसी बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये घर बनाने के लिए लोन चाहिए तो इसके लिए बना है। तो तुम लोग को एक बेसिक चीज़ समझ रहे हैं, ये इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कंपनी कहाँ से उधा पैसा उठा सकती है? इक्विटी वालों से, हाँ भैया। प्रेफ़रेंस वालों से, हाँ भैया। इक्विटी वाला कौन होता है? जिनको डिविडेंड मिलता है। प्रेफ़रेंस वाला क्या होता है? इनको भी डिविडेंड मिलता है, लेकिन इनको पहले मिलता है, और कंपनी अगर बंद होता है, तो इनका पैसा रिफंड पहले होता है और इक्विटी वालों को बाद में होता है। पक्का यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तो 2 तरह से फाइनेंस। तीसरा, बैंक से लोन ले सकते हैं। चौथा, डिबेंचर इश्यू कर सकता है कंपनी, और बदले में क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, और कुछ साल के लिए लिया डिबेंचर, 5 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटा देगा। और भैया क्या होता है, कंपनी और कहाँ से पैसा उठा सकती है? फिर बैंक से वो लोन ले सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन अलग होता है, बैंक से लोन ले सकता है। इस सब जगह से मेरे को पैसा उठा के हम अपना कंपनी चलाते हैं। तो भैया ये सब क्यों जानना ज़रूरी था? ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है, जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं कि फाइनेंस क्या है, तो पता भी तो होना चाहिए पैसा कहाँ से आता है। अब देखो एक तुम लोग एक सिंपल और एक चीज़ बताते हैं। सेल एंड लीज़ बैक, इसका मतलब
मेरे पास ना एक, मान लो ये बहुत बड़ा मशीन है, सपोज दिस इज द मशीन आई हैव, इस मशीन का दाम है 50 करोड़। हम एक खरीद तो लिए, ठीक है, लेकिन मार्केट में ना और बिक रहा नहीं है। तो एक आदमी आया, बोला कि ना एक काम कीजिए, 52 करोड़ में मेरे को बेच दीजिए। हम बोले इसको बेच देंगे तो मेरा कम मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा। हम क्या बोले, देखिए एक काम करते हैं, हम ये मशीन आपको बेच देते हैं, मेरा 50 करोड़ रुपीज अटक गया इस मशीन में खरीदने के बाद। हाँ भैया, आप तो 50 करोड़ का मशीन खरीद लिया, आपके पास मशीन आ गया। अब ये मशीन हम क्या किए, ये मशीन हम क्या किए, 52 करोड़ में उस आदमी को बेच दिए। मेरे पास मेरा पूरा कैश रिफंड आ गया, 2 करोड़ एक्स्ट्रा भी आ गया। हाँ भैया, लेकिन आपके पास तो मशीन ही नहीं है, आप तो मशीन बेच दिए, तो आपके पास तो मशीन ही नहीं है, तो अब आप बिजनेस कैसे चलाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे। हम बोले सेल, बेच दिए, अब लीज में ले लेंगे उससे, 1 साल का 2 करोड़ रुपया लीज पे ले लिया। तो मेरे पास देखो 52 करोड़ रुपीज आ गया, और 1 साल का हम लीज पे ले लिए। लीज कितना लग रहा है, 2 करोड़ रुपये हर साल का, 2 करोड़ रुपया दे रहे हैं उसको हर साल, 4-5 साल मशीन यूज किया। उसके बाद वो टेक्नोलॉजी पुराना हो गया, मेरे कंपनी का 10 करोड़ रुपया चला गया। लेकिन कोई बात नहीं, सेफ तो थे, लॉजिक समझ में आ रहा, सेल एंड सेल कर दिए, फिर लीज बैक। ये भी एक तरीका होता है फाइनेंस का, तुमको एज अ फाइनेंस मैनेजर अपडेटेड रहना होगा हर चीज से कनेक्टेड में, ठीक है। पक्का समझ में आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है आवाज। बस समझ में आ रहा है, आवाज नहीं, समझ हाँ हाँ। में आ रहा है कि नहीं, आवाज हाँ, तो पहुंचेगी। समझ में आ रहा है। इनकरेक्ट पासवर्ड बता रहा है, सब तो इसी से कर रहे हैं। सर एकदम लग रहा है कोचिंग में पढ़ रहे सर। हाँ बस बस, तब ठीक है, 1 सेकंड टाइम दे दो। मिहिर बोल रहा है उसका इनकरेक्ट पासवर्ड। हो गया भैया। ओके, आ गया, देखा, इज एन एक्टिव मेंबर। बड़ा देर से आया मिहिर, किससे मिल के आ रहा है। गर्लफ्रेंड कहाँ से। मिलेंगे भैया, अरे कोई ठीक है, बंद है सब कुछ। कोरोना से मिलेगा और किससे मिलेगा। नहीं भैया, उससे नहीं मिला है, तब बस, तब मिलना ही ठीक है, नहीं है भैया। तब ठीक है। इतना देर कर दिया आने में। तो हम लोग क्या करते हैं, सुनो, तो बिजनेस फाइनेंस में क्या होता है कि आप पैसा कहाँ कहाँ से उठा सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर लोग देखो छोटा मोटा सोर्स से उठाते हैं, दोस्त से उधार, रिलेटिव से उधार, खुद का पैसा जो लगाता है कैपिटल, प्रॉफिट बचा रहता है तो उसको भी बिजनेस में लगा देता है, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर लोग का सोर्स ऑफ फाइनेंस बहुत कम जगह से होता है, बैंक से लोन वो छोटा लेवल पे उठा सकता है, एक आदमी कितना उठा पाएगा, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट अनाउंस किया 20 लाख करोड़ रुपया, ठीक है, तो अनिकेत तुम ले लेगा लोन इतना, नहीं ले पाएगा, कितना भी नहीं। बड़ा बिजनेस, अंबानी लोग नहीं ले पाएगा, ठीक है। 20 लाख करोड़ रुपया बोलेगा लोन चाहिए, 20 लाख करोड़ रुपया लोन चाहिए, 20 लाख करोड़ नहीं, 20 लाख करोड़ रुपया लोन चाहिए। जीरो सोचना पड़ेगा कितना लगेगा आगे पीछे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट इतना फाइनेंस कर रहा है, तो ये इतना फाइनेंस के लिए एक बड़ा, बहुत बड़ा सोच है। तो सोल प्रोप्राइटर लोग ये सब चीज नहीं कर पाता है, तो कौन करता है भैया ये सब। सोल प्रोप्राइटर के पास इसका सोर्स नहीं होता है, पार्टनरशिप फर्म के पास इसका सोर्स नहीं होता है, कंपनी ये सब फिर भी इतना बहुत ज्यादा उठा सकता है। अंबानी पता ही होगा, फेसबुक को बेचा अपना 10% स्टेक। हाँ भैया पता, 43 ना कितना, 434 करोड़ रुपीज ना कितना में, ठीक है, ऐसा कुछ करोड़ रुपया में बेचा गया। तो अंबानी भी बेचा अपना स्टेक, केवल रिलायंस जियो का स्टेक, बाकी सारा रिलायंस ग्रुप का नहीं, रिलायंस जियो का स्टेक बेचा। अब कंपनी कंपनी पैसा कहाँ से उठाता है, इक्विटी शेयर्स। क्या होता है इक्विटी से भैया, शॉर्ट में बताइए। वो शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है, लेकिन इसमें कंपनी अर्न करेगा तो क्या देता है, डिविडेंड देता है। और कंपनी को क्या मिलता है, फंड मिलता है, बदले में वो एक सर्टिफिकेट देता है, ठीक है, आजकल डीमैट अकाउंट में देता है कि ये लो, तुम ये खरीदा है मेरे कंपनी का। मेरे पास क्या हो गया, पैसा कलेक्ट हो गया, हम अपना कंपनी चला पा रहे हैं, चला के प्रॉफिट कमाएंगे, उसको बांटेंगे, उसको क्या देंगे, डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स को भी देते हैं डिविडेंड, लेकिन इक्विटी से पहले देते हैं, क्योंकि उसका नाम ही है प्रेफरेंस। और अगर कंपनी बंद हो जाता है, कंपनी अगर बंद हो जाती है, तो हम प्रेफरेंस वाले को पहले कैपिटल लौटाएंगे, इक्विटी वाले को बाद में। भैया इक्विटी प्रेफरेंस समझ में। और डिवेंचर क्या होता है, हम पैसा लिए, बदले में एक सर्टिफिकेट दिए, उसका नाम क्या है, डिवेंचर, 10% डिवेंचर। अब अगर कंपनी कमाए चाहे नहीं कमाए, डिवेंचर वाला को डिविडेंड देना पड़ेगा। भैया गलत बोले आप, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सही है। डिवेंचर वाले को क्या देते हैं, इंटरेस्ट, कंपनी के लिए वो लोन होता है। इक्विटी और प्रेफरेंस वाले को क्या देते हैं, डिविडेंड। डिवेंचर वाले को क्या देते हैं, इंटरेस्ट। बैंक से लोन लिए क्या देंगे, इंटरेस्ट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब समझ रहा है, बैंक और फाइनेंशियल थोड़ा अलग अलग होता है, फाइनेंस वो स्पेशल पर्पस के लिए बनता है, उसको क्या देंगे, इंटरेस्ट। भैया और कंपनी कहाँ से हो सकता है पैसा, हो सकता है सेल एंड लीज बैक। सामान को क्या करे, खरीद के बेच दिया, बेच के उसको भाड़ा पे लगवा लिया, तो इससे क्या हुआ, उसका पैसा फंसा नहीं रहा। मशीन मशीन सेल एंड लीज बैक, तो ये सारा चीज वैसे हम लोग अर्न कर सकते हैं, ठीक है। सेल एंड लीज बैक,
तो ये सब तरीका है जहाँ पर इक्विटी शेयर्स फाइनेंस हम लोग करवा सकते हैं। अब क्या-क्या भैया कंपनी, अब आप क्या पढ़ाना चाहिए? चैप्टर 3 में है, अभी आप क्यों बता दिए? ताकि तुमको पता रहे एज़ अ बिज़नेसमैन कि फाइनेंस कंपनी का कहाँ-कहाँ से आ सकता है। बिज़नेसमैन को पता रहना चाहिए कि फाइनेंस कहाँ-कहाँ से आ सकता है। तो फाइनेंस एक इम्पोर्टेंट है बिज़नेस के लिए, हाँ। भैया कहाँ-कहाँ से उठा सकते हैं फाइनेंस? तो सोर्सेज़ ऑफ फाइनेंस थोड़ा बहुत अभी आइडिया मिल गया कि सोल प्रोप्राइटर कहाँ से उठाता है। देखो याद थोड़ी ना करना, लॉजिक समझना आगे, कॉन्सेप्ट क्या है। तो सोर्सेज़ ऑफ फाइनेंस क्या है? मीनिंग एंड फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या फाइनेंशियल प्लानिंग करना ज़रूरी है? आज के दिन देख के, अभी का जो सिनेरियो देख के तुमको ये समझ में आ गया कि हर आदमी को 1-2 साल का तो अपना बिज़नेस लाइफ़ का प्लान होना चाहिए। तो व्हाट इज़ दैट? ये उनको फाइनेंशियल प्लानिंग करना है। फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होता है? भैया ये वर्ड बता दीजिए ना, फिर हम लोग तो पढ़ेंगे ही। एक मतलब क्या है? कैपिटल का स्ट्रक्चर मतलब देखने में अच्छा लगता है, खराब होता है, टेढ़ा-मेढ़ा होता है, सीधा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है? बिल्डिंग जैसा होता है? नहीं। अब ध्यान से सुनिए। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब आप जो पैसा उठा रहे हैं, हम लोग जो फाइनेंस उठा रहे हैं, अगर हम लोग जो पैसा उठा रहे हैं, वहाँ उधार का कितना है और खुद का कितना पैसा लगा है। अगर हम पूरा का पूरा खुद का पैसा लगा के बिज़नेस चालू किए, तो मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है? पूरा सेल्फ फाइनेंस्ड है। अगर हम खुद का पैसा भी लगाए, बैंक से लोन भी लिए, दोस्त लोग से लोन लेके लगाए, तो मेरा कैपिटल का स्ट्रक्चर में डेप्थ और इक्विटी का मिक्स है ना? कैपिटल के स्ट्रक्चर में डेप्थ माने उधार, इक्विटी मतलब खुद का पैसा, ये दोनों मिला के बिज़नेस चल रहा है। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है? देखने में कैसा है? लंबा है, सीधा है, बिल्डिंग जैसा स्ट्रक्चर वो नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब डेप्थ इक्विटी का क्या प्रोपोर्शन मिला हुआ है, ठीक है? अब इसमें ना 2 तरह का कैपिटल होता है, एक फिक्स्ड और एक वर्किंग। नाम ही क्यों पड़ा है ऐसा फिक्स्ड और वर्किंग? ठीक है? फिक्स्ड मतलब जो तुम एक बार लगा दिया, तो 2-4 साल तक, वो 5 साल तक बिज़नेस में परमानेंट रहता है। दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। तो भैया वर्किंग मतलब काम करता है क्या वो? हाँ, बिज़नेस को रन करने के लिए जो पैसा चाहिए उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। स्टॉक खरीद के रख लिया, मशीन खरीद के रख लिया, फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन स्टॉक अगर खरीद के रख लिया तो वो क्या हो गया? वर्किंग कैपिटल। भैया वर्किंग में मतलब और कुछ बताइए ना, वर्किंग क्या? डेटर्स वर्ड सुना है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज़ नोन एज़ वर्किंग कैपिटल। और सिर्फ करंट एसेट को बोलेंगे वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू नेट वर्किंग कैपिटल। भैया ये भी कहीं कुछ पर है समझ कि हम लोग नहीं का आया कुछ? सर। देखो करंट एसेट क्या होता है? एक बैलेंस शीट अगर कभी बनाया है, हो सकता है वीडियो ऑफ हो जाए, फिर से नया लिंक भेजेंगे, ठीक है? 40 मिनट्स का टाइम लेता है, ठीक है? तो वापस से लिंक भेजेंगे, ऑन कर लेना ऑटो। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या होता है? जब तुम लोग एक पढ़ता होगा बैलेंस शीट, तो ऊपर में आता है फिक्स्ड कैपिटल और नीचे आता है करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, और लायबिलिटी साइड में आता है कैपिटल और करंट लायबिलिटी फाइनल अकाउंट में। हाँ भैया सुने, उसमें लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी फिक्स्ड एसेट होता है। जो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड चले उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। और वर्किंग एसेट जो चेंज होता रहेगा, कैश का पोजीशन। आज मेरे हाथ में कैश 5 लाख है, तो कल हो सकता है 3 लाख हो सकता है 7 लाख हो जाए, चेंज हो गया। स्टॉक मेरे पास 20 पीस पड़ा हुआ है, हो सकता है 19 हो जाए, हो सकता है नया माल आया है तो 25-30 हो जाए। तो स्टॉक भी ऊपर-नीचे हो सकता है। हाँ, ये चेंज होता रहता है, हर 2-2 3-3 महीना में चेंज हो जाता है। ठीक है? तो अगर ये सब जो चेंज होता है साल में बार-बार, उसको क्या बोलते हैं? करंट 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 एसेट। और करंट लायबिलिटी क्या हुआ? क्रेडिटर, जिससे हम उधार में सामान लिए, जिससे हम उधार में सामान लिए, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? करंट करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब करंट लाइफ चुकाना है। लोन लिए बैंक से, मेरा क्या है? करंट लायबिलिटी, 3 महीना के लिए लोन लिए, तो करंट लायबिलिटी चुकाना है। वर्किंग कैपिटल क्या हुआ भैया? करंट एसेट को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है? सर, ये वाला लिख ले सर। सब बताएंगे हम, है तो तुम तो जानता है सर, कितना लिखाएंगे कि तुम खुद थक जाएगा। इसलिए तुम ठीक पढ़ा है नहीं आज सर, तक, करते हैं। इसीलिए। देखो एक तो हम खराब है, ऊपर से तुम लोग भी ऐसा हो जाएगा, कैसे चलेगा? तुम इतना बोलेगा हम पढ़ लेंगे, सब लिखेंगे। तो समझ में आ रहा फिक्स्ड कैपिटल हाँ किसको सर। बोलते हैं? तो बोलता है यहाँ पर सिलेबस क्या है, मीनिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। हम इसलिए पूरा जिस्ट बता रहे हैं ताकि तुम लोग को प्रोसीड करने में इजी हो जाए और मेरा बात समझने आता रहे। अब बोल रहा है मीनिंग भी है क्या सिलेबस में? मीनिंग फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। अब हमको एक बात बताओ, तुम अगर पब्लिक यूटिलिटीज मतलब तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो तुम्हारा फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? सर, फिक्स डिपॉजिट ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? हाँ, अगर तुम्हारा सर, कम पब्लिक लगेगा। ज्यादा लगेगा। कम। पूछो कैसे? तुमको बस खरीदना होगा, ये सब खरीदना होगा। अब मान लो हम्म, मेरे तरह बिज़नेस है, हम जो बिज़नेस कर रहे हैं या प्रोफ़ेशन कर रहे हैं, उसमें फ़िक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा? नहीं भैया, कहाँ ज़्यादा लगेगा? नहीं सर, हाँ, नहीं लगेगा। तो अगर तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो फ़िक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा?
फिर ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है तो कम लगेगा। पक्का समझ में आ रहा है? कम लगेगा। तो बोल रहा है हाँ, व्हाट आर द फैक्टर, क्या क्या बात तुमको, तुम कौन सा बिजनेस कर रहे हो उसमें डिपेंड करता है कि फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। तो उसका लाइन का मतलब क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। वैसे ही वर्किंग कैपिटल है तो मीनिंग है टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल है, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, फिर दोनों का डिफरेंस है। हम लोग क्या पढ़े? हम लोग चैप्टर 2, 3 अकाउंट्स का थोड़ा सब कुछ का पूरा आइडिया, कहाँ कहाँ से फाइनेंस होता है सब कुछ पढ़े। ठीक है, ये सिलेबस का पार्ट है। ये तुम लोग थोड़ा सा एक बार लाइन छोड़ दो, एक बार लाइन छोड़ दो, क्योंकि कहीं भी लिख सकता है। तो अप्रॉक्स लाइन कितना देख लो, हम इतना में लिखे, तुम लोग अपने हैंडराइटिंग के हिसाब से सोच लेना, एक दो लाइन ज्यादा लग सकता है, कम, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक बार जगह छोड़ दो। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस में आ जाओ। इम्पोर्टेंस ऑफ काउंट कर फाइनेंस, लिया? वहां लिखो, कॉपी में लास्ट लिखो, करिएगा। कॉपी में लिखो चैप्टर 2, नेक्स्ट लाइन में लिखो फाइनेंसिंग, थर्ड लाइन में लिखो कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग। युक्ति सिलेबस जो यहाँ हम लिखे वो तुम मत लिखना, बस यहाँ तक लिख दो, ठीक है। फाइनेंसिंग कैपिटल फिक्स्ड एंड वर्किंग, क्योंकि बाकी सब चीज रिलेवेंट है। इक्विटी के बारे में जो बताया तुम्हारा युक्ति, सब कुछ रिलेवेंट है, बस ये सिलेबस वाला चीज नहीं ठीक है। है। और कोई भी ऐसा नहीं कि इस बुक से पढ़ाया हुआ उस बुक से पढ़ाया, पूरा मेरा खुद का सोच समझ के लिखाया हुआ। ठीक है। तो लाइन छोड़ देना, लिख लिया सिलेबस, एक लाइन पहला लिख लो, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस। सर आप थोड़ा बिग करिए ना, इसको लार्ज करिए थोड़ा फोटो। हाँ, आप नीचे करिए। सर ये सिलेबस लिखेंगे ना, ये इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस लिखेंगे ना? हाँ, एक लाइन लिख दो, फिर बाकी जगह छोड़ दो। हाँ छोड़ दिया। अब नेक्स्ट हेडिंग हाँ। तुमको दिख रहा होगा मेरे एक्सरसाइज बुक में, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस। आगे हमको 2 मिनट टाइम दो, मुझे बता दे रहे क्या है, फिर लिखना, ताकि थोड़ा तुम लोग का रिटेन वर्क भी रहे और प्रैक्टिस नहीं छूटे। अब देखो दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस, सिलेबस के लिए जगह छोड़ देना, आईएससी वाला लोग। नेक्स्ट लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस। अब ध्यान से सुन लो मेरा बात, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, स्क्रीन को देखते रहो, मेरा बात सुनते रहो, फिर लिखने का मौका मिल जाएगा। और यही सब याद करना, यही सब एग्जाम में लिखना। ये केवल सिलेक्टेड लोग जो मेरे से पढ़ रहे, या 3-4 लोग जो तुम्हारे दोस्त लोग, उन लोग को ही बताना, बाकी सब अपना अपना आंसर लिखे, बुक से लिखना जाके। भैया ये लिखना है क्या? हाँ लिखना है, अभी सुन लो आगे फिर लिखना। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस। फाइनेंस इंपॉर्टेंट है कि नहीं है बिजनेस के लिए? सबको पता है फाइनेंस बिना कुछ नहीं है। तो क्या लिखा है? फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। बिजनेस हैव टू कंसीडर देयर फाइनेंस फॉर सो मेनी पर्पसेस रेंजिंग फ्रॉम सर्वाइवल इन बैड टाइम्स। ठीक है, बुरे वक्त से लेके, और जब अच्छा वक्त आएगा तब भी फाइनेंस का जरूरत है, क्योंकि उस वक्त अपॉर्चुनिटीज खोजता है लोग। अभी जैसे सैनिटाइजिंग का काम हो गया, मास्क बनाने का काम हो गया, पीपीटी किट बनाने का काम हो गया, ठीक है, वेंटिलेटर बनाने का काम हो गया, रिसर्च एंड लैब, पैथ लैब्स, ये सब का काम हो गया। तो ये सब जगह फाइनेंस इंपॉर्टेंट रहता है। तो कब कब जरूरत पड़ता है? जरूरत भैया कब कब पड़ता है बिजनेस फाइनेंस का? मेरे साथ सुनते रहना, याद रहेगा, बाद में लिख लेना, टाइम देंगे। पैसे का जरूरत भैया कब कब पड़ता है? तो बोला बिजनेस साइकिल। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल क्या बोल रहे हैं कि बिजनेस साइकिल ऑफ ग्रोथ। बिजनेस साइकिल कैसा होता है? बिजनेस का साइकिल कैसा चलता रहता है? क्या प्लेन ही रहता है हमेशा जिंदगी भर? अगर हर महीना 1 लाख आ रहा तो पूरी जिंदगी भर 1 लाख आता रहेगा? नहीं, तो क्या है तो बिजनेस घटेगा साइकिल? या कभी बढ़ेगा? ग्रोथ होता है, कभी बूम, मैंने ग्रोथ नहीं, बहुत ज्यादा कमा लेते हैं, कभी खराब भी चलता है रिसेशन, कभी बहुत ज्यादा खराब भी चलता है। ठीक है, ठीक है, कभी बहुत ज्यादा खराब भी चलता है। रिन्यूअल कॉस्ट बाई चेंजेस इन इकोनॉमी। अब रिन्यूअल मतलब समझ रहे हैं, आज इकोनॉमी में हम लोग का जो करंट सीनारी, उसमें इकोनॉमी बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, तो रिन्यू करना होगा, तुमको बिजनेस का करने का तरीका बदलना होगा। ठीक है, कल जो चीज था कि कॉलेज में एक साथ में 500 लोग घुस गया गेट में, स्कूल का छुट्टी हुआ, घंटी बजा, सब निकल गया, स्कूल वाला को पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा, 2 शिफ्ट में स्कूल करना पड़ेगा, आने वाला टाइम रुक जाओ, 15 दिन बाद पता चल जाएगा। ठीक है, मई एंड तक। तो क्या है? चेंजेस एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर रियलिटी, एंड नो मैटर हाउ वेल इट इज गोइंग, द बिजनेस इज बाउंड टू शेयर द कंज्यूमर।
सर बहुत शोर शराबा हो रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम टेंशन मत लो, तुम म्यूट कर दो बस। भैया रिपीट। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल अप्स एंड डाउन सब कुछ देखता है, रिन्यूअल भी करना होगा तरीका। माने वी आर इन अ सिनेरियो जहां पर हम लोग को सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, लाइफ बिफोर कोरोना, लाइफ आफ्टर कोरोना, तो पूरा एकदम अलग ही सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ईयर 1991 में भी जब ग्लोबलाइजेशन आया तो इंडिया के पास बहुत कम ही करेंसी डॉलर बचा हुआ था। तो मनमोहन सिंह बोला कि भाई ग्लोबलाइज होना पड़ेगा, देश में सब सामान लेन देन करना पड़ेगा तभी देश तरक्की करेगा। तो वैसे ही अभी भी कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाए, कुछ चेंज लाना पड़ेगा, इंडिया में सब कुछ ग्रो करना पड़ेगा, चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। अरे idiot, पापा कलम मांग रहे हैं। ठीक है, and no matter how well it is doing, the business is bound to bear the consequence and has to be prepared to tackle this cycle. The financial plan should be full proof. जो तुम प्लान कर रहे हैं ना, अरे म्यूट कर दो किसको। ठीक है, the financial plan should be full proof and should include plans for when business takes a hit due to economic turn. मिला? ये बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है। हो सकता है वीडियो अब ऑफ हो जाए, तुम लोग को हम एक पेज भेज रहे हैं। ठीक है, 3 पेज का है, 5-5 मिनट एक पेज लिखने में लगेगा, 3 पेज आगे लिख लो, फिर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, व्हाट्सएप में भेज देना। हाँ व्हाट्सएप में भेज देंगे, तुम लोग वो लिख लो, 10 से 15 मिनट बाद फिर हम लोग मिलते हैं। सर आदित्य चाय वाय पीने मत चल जाना घर पे। हेलो सर, हाँ सर आप एक काम करिए ना, आप उसी में ये दिखाइए ना, उसमें स्क्रीनशॉट ले रहे, बाद में लिख लेंगे। अरे बाद में हाँ सर, बाद में बर्बाद हो जाता, बाद हो नहीं भैया, जाता। आप अभी भेज दीजिए, हम लोग लिख लेंगे उसके बाद फिर, प्लीज भैया। में इजी हो जाएगा, नहीं लिखे बिना नहीं तो फिर मत आना वापस, कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर जल्दी करिए।